नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का साथ खून के तीसरे भाग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खूनी औरत का साथ खून उपन्यास के तीसरे भाग को। मैं बोली, नहीं महाशय, यह कभी नहीं होने पाएगा, क्योंकि अभी तक इस बात का कोई निश्चय नहीं हुआ है कि मेरा क्या परिणाम होगा, अर्थात मुझे फांसी होगी या फांसी से छुटकारा मिलेगा। तो जबकि अभी इस बात का कोई निश्चय नहीं है, तब मैं अब इस चला चली की बेला इन सुख के सामानों को जेल के अंदर कदापि ग्रहण नहीं करूँगी। इसमें और भी एक बात है, और वह यह है कि मेरे पिता को मेरे यहाँ के दुष्ट नौकरों ने केवल गंगा में बहा दिया है और उनके उत्तरकाल का कुछ भी क्रियाकर्म नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था में इस जेल के अंदर रहकर मैं भी इन सब चीज़ों को कैसे छू सकती हूँ? सुनिए महाशय, मैं जो केवल दूध पीकर अपने प्राणों की रक्षा कर रही हूँ, ऐसा क्यों करती हूँ? सुनिए आप, इसका एक कारण है, और वह यह है कि मैंने मन ही मन ऐसी प्रतिज्ञा की है और ऐसा व्रत किया है कि यदि भाग्यों से मैं इस जेल से जीती जागती छूट गई तो घर जाकर पहले मैं अपने पिता का विधि पूर्वक श्राद्ध करूंगी, उसके बाद अन्न खाऊंगी। किंतु जब तक मैं वैसा नहीं कर लेती तब तक ब्रह्मचर्य से रहूंगी, केवल दूध पीऊंगी और धरती में सोऊंगी। इसलिए हे महाशय, आप मुझ अभागी की इस तुच्छ विनती को मान लीजिए और इस कोठरी में से इन सब चीज़ों को दूर हटाइए। मेरी ऐसी बातें सुनते सुनते दयावान जेलर साहब की आंखों में पानी छलक आया था, इसलिए उन्होंने दूसरी ओर मुंह फेरकर रुमाल से अपने नैन पोंछे और मेरी ओर बिना देखे ही यूँ कहा, ठीक कह रही हो दुलारी, तुम बहुत ही ठीक कह रही हो। वास्तव में जो कुछ तुमने कहा उसमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, और सचमुच तुम्हारी सी सुशीला लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। परंतु मैं क्या करूं? क्योंकि मुझे जो कुछ भाई दयाल सिंह जी ने हुक्म दिया मैंने वही किया, इसलिए अब जब तक वे मुझे दूसरी आज्ञा न देंगे तब तक मैं केवल तुम्हारे कहने से यह सब चीज़ें यहाँ से नहीं हटा सकता। इस पर मैंने यूँ कहा, अच्छी बात है, अब जो आपके जी में आवे सो आप कीजिए, क्योंकि इस कोठरी में अभी बहुतेरी धरती खाली बची हुई है, उसी में मैं बैठ या पड़ी रह सकती हूँ। वे बोले, अच्छा, अब वे तीनों साहब आया ही चाहते हैं, सो उनके आने पर उनसे मैं तुम्हारी सारी बातें समझाकर कह दूंगा, और तब वे जैसा हुक्म देंगे मुझे मैं वैसा ही करूँगा। यूँ कहकर और दरवाजे में ताला लगाकर जेलर साहब वहाँ से चले गए और मैं खाली धरती में बैठकर अपने फूटे कर्मों के लिए आंसू ढलकाने लगी। थोड़ी ही देर पीछे 11 बजे और जेलर साहब के साथ भाई दयाल सिंह जी और बैरिस्टर साहब आ पहुँचे। जेलर साहब ने मेरे कैद खाने का दरवाज़ा खोल दिया और वे तीनों उस कोठरी के बाहर खड़े हो गए। इन लोगों को देखकर मैं भी उठकर खड़ी हो गई थी। मुझे वैसे ढंग से सिर झुकाए हुए खड़ी देखकर भाई दयाल सिंह जी ने मुझसे यूँ कहा, बेटी दुलारी, तुम्हारी सारी बातें जेलर साहब की ज़बानी मुझे अभी मालूम हुई है। तुमने जो कुछ कहा वह बहुत ही ठीक कहा, पर यहाँ पर मैं एक ऐसी बात तुम्हें सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें कुछ संतोष होगा, और तब फिर तुमको इतने व्रत या नियम करने की कोई आवश्यकता न रह जाएगी। मैंने पूछा, तो वह बात कौन सी है? वे कहने लगे, क्या यह बात तुम जानती हो कि तुम्हारे दूर के नाते के कोई चाचा भी हैं? यह सुनकर मैंने तुरंत कहा, हाँ हैं, वे कानपुर के पास ही एक गांव में रहते हैं और उनका नाम रघुनाथ प्रसाद तिवारी है। एक बेर वे मेरे यहाँ आए थे, तब मैंने उन्हें देखा था, पर इस बात को बहुत दिन हो गए हैं। वे मेरे यहाँ किस काम के लिए आए थे यह तो मुझे नहीं मालूम, पर इतना मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन मेरे पिता के साथ उनकी बड़ी लड़ाई हुई थी और वे तनक कर चले गए थे। इस बात को आज 8 बरस हुए होंगे। बस फिर तब से न तो मैंने उन्हें कभी देखा और न उनका कोई जिक्र ही अपने पिता के मुंह से सुना। अस्तु
तो इस समय आपने उनका जिक्र क्यों किया? वे बोले, सुनो, कहता हूँ। मैं तुम्हारे गांव पर अभी कई दिन हुए गया था और तुम्हारे चाचा रघुनाथ प्रसाद तिवारी से भी मिला था। उनकी ज़बानी तथा उस गांव के और लोगों की ज़बानी भी मुझे यह बात मालूम हुई कि तुम्हारे पिता के मरने की खबर पाकर वे तुम्हारे घर आए। पर घर आने पर जब उन्हें मालूम हुआ कि तुम्हारे पिता गंगा में बहा दिए गए हैं और तुम खून के झमेले में फंस गई हो, तब उन्होंने तुम्हारी आशा तो छोड़ दी और तुम्हारे पिता का पुत्तल विधान करके उनका विधिपूर्वक श्राद्ध किया। फिर श्राद्ध से निबटने पर एक दो बार वे तुम्हारी टोह लेने कानपुर भी आए थे। पर जब उन्होंने यह देखा कि खून के जुर्म में तुम पूरे तौर से जकड़ गई हो, तो फिर वे तुम्हारे गांव पर चले गए और तुम्हारे पिता के घर द्वार और खेत पर अदालती कार्रवाई करके उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। अब वे अपने गांव को छोड़कर तुम्हारे पिता के घर में अपनी गृहस्थी के साथ आ बसे हैं और खेती बाड़ी करने लगे हैं। तुम्हारे पिता के साथ साथ 8 बरस पहले जो तुम्हारे चाचा का झगड़ा हुआ था, उसकी बात भी वे मुझसे कहते थे। वह बात यही कि वे अपने साले के लड़के के साथ तुम्हारा ब्याह कर देने के लिए बड़ा आग्रह कर रहे थे, पर तुम्हारे पिता ने उनकी वह बात नहीं मानी थी। बस उस लड़ाई झगड़े की जड़ यही थी। हाँ, तुम्हारे मुकदमे में जो उन्होंने कुछ पैरवी नहीं की, इस बात के लिए जब मैंने उन्हें बहुत फटकारा, तब उन्होंने अपनी गरीबी का हाल कहकर रोना प्रारंभ किया। फिर वे मेरे साथ तुमसे मिलने आना चाहते थे, पर यह समझकर मैं उन्हें अपने साथ नहीं लाया कि एक बेर इस बारे में तुमसे पूछ लूं, तब उनसे तुम्हें मिलाऊं। बस मेरे इतने कहने सुनने का मतलब केवल यही है कि तुम्हारे पिता का श्राद्ध इत्यादि हो गया है, इसलिए अब तुम उस बात की चिंता छोड़ो। भाई जी की ये बातें सुनकर कुछ देर तक तो मैं चुप रही, फिर यूँ कहने लगी, सचमुच मेरे पिता का श्राद्ध हो गया? यह सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। वास्तव में मेरे पिता श्राद्ध करने का अधिकार मेरे चाचा को ही था, सो ऐसा करके उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। क्योंकि मैं पुत्री हूँ, इसलिए मेरा किया हुआ श्राद्ध कदाचित शास्त्रानुकूल न होता। अस्तु, और यह बात सुनकर भी मुझे बड़ा संतोष हुआ कि मेरे चाचा ने मेरे पिता की बची बचाई जगह जमीन पर दखल कर लिया, क्योंकि वे कुटुंबी हैं और गोत्र भी है, इसलिए मेरे पिता की संपत्ति के वे ही सच्चे अधिकारी हैं। सो अधिकारी ने अपना अधिकार पाया, यह बहुत ही अच्छी बात हुई, क्योंकि शास्त्र के अनुसार अपने पिता की संपत्ति पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता। खैर, यह सब तो हुआ, पर फिर भी आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि जब तक मैं फांसी से छुटकारा न पाऊँ और जेल से बाहर न हूँ, तब तक आप लोग मुझे उसी अवस्था में पड़े रहने दें जिस दशा की मैं इतने दिनों से जेल में रह रही हूँ। बस मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लीजिए, तभी मुझे सच्चा और हार्दिक सुख संतोष मिलेगा। इस पर बैरिस्टर साहब तो कुछ भी न बोले, पर भाई दयाल सिंह जी बड़ा आग्रह करने लगे। पर जब मैंने किसी तरह भी उनकी बात न मानी, तो उन्होंने बहुत दुखी होकर जेलर साहब से यूँ कहा कि अच्छा साहब, जिसमें यह लड़की संतुष्ट हो, आप वही कीजिए। यह सुनते ही जेलर साहब ने 5-4 कांस्टेबलों को बुलाया और उनके आने पर जेलर साहब के हुक्म से सारी चीज़ें उस कोठरी में से हटा दी गई। इसके बाद लोहे की बाल्टी में पानी और टीन का गिलास लाकर रख दिया गया और 2 नया किंतु साधारण कंबल भी मुझे दे दिया गया। इसके बाद उन्हीं दोनों कहारियों में से एक कहारी एक कोरी हंडिया में दूध ले आई, जिसे बाहर जाकर मैंने पी लिया। फिर जब मैं मुंह हाथ धोकर अपनी कोठरी में लौट आई, तब जेलर साहब मेरी कोठरी का ताला खुला छोड़कर चले गए। मैंने देखा कि आज मेरी कोठरी के आगे कोई कांस्टेबल नहीं टहल रहा है। जेलर साहब के जाने पर मेरी कोठरी के बाहर दलान में भाई दयाल सिंह और बैरिस्टर साहब एक एक कुर्सी पर बैठ गए और भाई जी के कहने से मैं अपनी कोठरी के अंदर जमीन पर बैठ गई। मेरा ऐसा ढंग देखकर भाई दयाल सिंह जी ने कहा, हैं, यह तुम क्या करती हो? ऐसे जाड़े पाले में खाली धरती पर क्यों बैठती हो? यह सुनकर मैंने सिर झुकाकर जरा मुस्कुरा कर कहा,
जी, एक तो मुझे सर्दी गर्मी के झेलने का जन्म से ही अभ्यास पड़ा हुआ है, दूसरे इस जेल ने मुझे और भी ठोस बना दिया है। यूँ कहते कहते मेरी दृष्टि बैरिस्टर साहब की ओर गई तो मैंने क्या देखा कि वे मुंह फेरकर अपनी आंखें पोंछ रहे हैं। यह देखकर मुझे बड़ा अचंभा होने लगा कि हाय, मुझ अभागिन के लिए वे इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। पर उस बात पर मैं अधिक ध्यान न देने पाई, क्योंकि भाई जी ने अब की बार जरा बिगड़कर यूँ कहा, बस बहुत हुआ। एक लड़की को अपने बड़ों के आगे इतना हठ और इतनी ढिठाई कभी न करनी चाहिए। इसलिए अब मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम इन दोनों कंबलों में से एक को बिछा लो और दूसरे को ओढ़कर सहूलियत से अपनी कोठरी में बैठ जाओ। यह सुनकर फिर मैंने कुछ भी न कहा और चुपचाप एक कंबल को धरती में डालकर मैं उस पर बैठ गई और दूसरे को मज़े में मैंने ओढ़ लिया। सचमुच उस समय मुझे बड़ा जाड़ा लग रहा था, क्योंकि सवेरे मैं ठंडे पानी से खूब नहाई थी। इसलिए भाई जी की डांट फटकार को मैंने मन ही मन अनेक धन्यवाद दिए और सर्दी से कांपते हुए कलेजे को धीरे धीरे गर्म किया। भाई जी ने कहा, तुमने जो अपने इजहार में यह लिखवाया है कि मेरे घर की सारी चीज़ें कालू वगैरह लूट ले गए थे, इस बात की जांच मैंने तुम्हारे गांव पर जाकर की थी, पर इस बात का ठीक ठीक पता मुझे किसी ने भी नहीं दिया। हाँ, तुम्हारी इस बात को तुम्हारे चाचा ने जरूर सकारा था और उन्होंने मुझसे यूँ कहा था कि मैं जब इस घर में घुसा तब इसमें एक बुहारी भी नहीं पाई गई थी। तुम्हारे चारों बैल भी गायब और उनका कुछ भी पता नहीं है। जिस गाड़ी पर चढ़कर तुम अपने घर से रसूलपुर के थाने में गई थी, उस गाड़ी और उसके दोनों बैल का भी कुछ पता नहीं लगा कि वे क्या हुए या उन पर किसने अपना कब्जा कर लिया। मेरे दरियाफ्त करने से यह भी मालूम हुआ कि हिरवा नाऊ की माँ हुलसिया भी अपने लड़के के खून होने के 3-4 दिन बाद प्लेग से मर गई और हिरवा की नौजवान जोरू झलिया न जाने कहाँ चल दी। इसके अलावा तुम्हारे इजहार में कहे हुए हिरवा, नब्बू, धाना, परसा और कालू, ये पांचों तो इनका तो खून ही हो चुका था और इन पांचों के अलावा बाकी के जो घीसू, बहादुर, तिनकौड़ी, हेमू, कतलू, रासू और लालू वगैरह 7 आदमी थे, उनका भी पता मैंने लगाया, जिस पर मुझे यह मालूम हुआ कि प्लेग देवता इन 7 को भी चट कर गए। केवल इतना ही नहीं, वरन तुम्हारे वे तीनों चरवाहे भी, जिनका नाम ढोंडा, घोंघा और फल्गू था, प्लेग की भेंट हो गए। फिर मैं रसूलपुर के चौकीदार दियानत हुसैन और रामदयाल से भी मिला। उन पर दोनों ने मुझसे वही बात कही जो कि वे अपने अपने इजहार में कह चुके हैं। अर्थात उन दोनों ने यह कहा कि हाँ, दुलारी नाम की एक जवान लड़की बैलगाड़ी पर यहाँ आई थी, जिसे कोठरी में बंद करके हिंगन चौकीदार के साथ अब्दुल्ला थानेदार इस लड़की के गांव पर 5-5 खून का पता लगाने उसी लड़की की बैलगाड़ी पर चढ़कर गए थे। पर रात को वे दोनों इक्के पर वापस आए और तब अब्दुल्ला ने इस चौकी पर के हम 6 चौकीदारों को बुलाकर यह हुक्म दिया कि अब तुम सब अपनी कोठरी में चले जाओ और जब तक तुम लोगों को हिंगन चौकीदार या मैं न पुकारूं, तब तक अपनी कोठरी से हरगिज बाहर न निकलना, क्योंकि अब मैं उस खूनी औरत से खून कबूल कराऊंगा। इसमें मुमकिन है कि वह खूब शोरगुल मचावे, इसलिए तुम सबों को यह हुक्म दिया जाता है कि इस औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर यहाँ हरगिज न आना और अपना कोठरी के अंदर ही बंद रहना। बस अपने अफसर का ऐसा हुक्म सुनकर हम 6 चौकीदार अपनी कोठरी में आ बैठे। इसके बाद क्या हुआ, इस बात की खबर हम लोगों को नहीं है। हाँ, जब इस जवान लड़की ने हम लोगों की कोठरी के पास पहुंचकर हम लोगों को पुकारा और यह कहा कि हिंगन और अब्दुल्ला आपस में लड़ झगड़ कर कट मर रहे हैं, इसलिए तुम लोग उन्हें जाकर देखो, तब इतना सुनते ही हम लोग बहुत ही घबराए और तुरंत हम लोगों ने जाकर क्या देखा कि हिंगन और अब्दुल्ला दोनों मरे पड़े हैं। सारी कोठरी और तख्तपोश खून से रंग गया है। अब्दुल्ला का सिर कटा हुआ है, हिंगन के कलेजे में तलवार घुसी हुई है और अब ये दोनों बेजान होकर तख्त पर लुढ़के पड़े हैं। यह सब हाल देखकर हम लोग बहुत ही घबराए और रामदयाल इस वारदात की खबर करने
तुरंत कानपुर रवाना किए गए। बस इतना ही हाल हम लोग जानते हैं जो अपने इजहारों में लिखवा चुके हैं और कचहरी में भी कह चुके हैं। और यह बात जो उस खूनी औरत ने अपने इजहार में कही है कि रामदयाल ने मुझे दूध पिलाया, यह बिल्कुल झूठ है। उसे किसी ने दूध तो क्या, पानी भी नहीं पिलाया। इसके अलावा उस औरत की यह बात भी बिल्कुल झूठ है जो कि उसने अपने बयान में रामदयाल और दियानत हुसैन का नाम लेकर अब्दुल्ला और हिंगन के बारे में कही है, क्योंकि रामदयाल और दियानत हुसैन ने अब्दुल्ला और हिंगन के खिलाफ इस औरत से कुछ भी नहीं कहा था। यहाँ तक कि उससे किसी भी चौकीदार ने किसी किस्म की भी बातचीत नहीं की थी इत्यादि। बस उन दोनों का बयान सुनकर मैं फिर कानपुर वापस आ गया। यो कहकर भाई जी मुझसे बोले, दुलारी, अब तुम अपना बयान मेरे आगे कह जाओ, पर इतना तुम ध्यान रखना कि इस समय जो कुछ तुम कहो उसे खूब अच्छी तरह सोच समझकर कहना। यूँ कहकर भाई जी ने अपने जेब में से एक मोटी सी पोथी निकाली जो सादे कागजों की थी। बस उस पुस्तक को एक हाथ में ले और दूसरे हाथ से स्याही से भरी हुई कलम पकड़कर उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने धीरे से कहा, आपने जो मुझे बार बार यह चेतावनी दी, मैं जो कुछ इस समय आपके आगे बयान करूं वह सच सच ही कहूं, झूठ न कहूं। क्यों, आपके इस कहने का यही मतलब है ना? भाई जी ने कहा, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। अर्थात मैं तुम्हें झूठी नहीं समझता और न यही ख्याल करता हूँ कि तुमने अब तक अपने जितने बयान दिए हैं उनमें कुछ भी झूठ कहा गया है। मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि इस समय तुम अपने चित्त को खूब अच्छी तरह सावधान करके जो कुछ लिखवाओगी उसके साथ मैं तुम्हारे पहले के दिए हुए बयानों को मिलाऊंगा और तब इस बात की कोशिश कर सकूंगा कि तुम्हारे छुटकारे के लिए कौन सा पॉइंट अच्छा है जिसे पकड़कर हाई कोर्ट के जजों के आगे बहस की जाए। यह सुन और जरा सा मुस्कुराकर मैंने कहा, लेकिन मेरा इस समय का लिखाया हुआ बयान तो अब हाई कोर्ट में पेश होगा नहीं। फिर आप क्यों मेरा फिर से नए सिरे से बयान लेने का कष्ट उठाना चाहते हैं? मेरी ऐसी बात सुनकर भाई दयाल सिंह जी ने बड़ी नम्रता से कहा, बेटी, तुम इन मामलों के ऐंच पैंच को नहीं समझती, इसलिए अब व्यर्थ हठ करके समय को न खो और अपना इजहार लिखवाना शुरू कर दो। यह सुनकर मैं बोली, अच्छी बात है, लिखिए, पर इतना याद रखिए कि इस समय जो कुछ मैं लिखवाऊंगी उसके साथ मेरे पहले दिए हुए बयान तीनों बिल्कुल मिल जाएंगे और सिवाय परिश्रम के आपके हाथ कुछ भी न लगेगा। भाई जी ने कहा, नहीं, यह बात नहीं है, मेरे हाथ सब कुछ लगेगा, क्योंकि यदि तुम्हारे इस समय के लिखवाए हुए बयान के साथ तुम्हारे पेस्तर के तीनों बयान मिल जाए तो समझ लो कि मैंने बाजी मार ली और तुम बेदाग छूट गई। बस इसीलिए तो मैंने बार बार तुमसे यही बात कही है कि तुम जरा अपना चित्त खूब ठिकाने करके तब अपना बयान लिखवाओ। मैं बोली, तो अच्छी बात है, आप लिखिए, मैं कहती हूँ। वे बोले, अच्छा, जरा सा ठहर जाओ, क्योंकि मैं तो कलम पकड़े हुए लिखने के लिए तैयार बैठा ही हूँ, पर जरा सा तुम और ठहर जाओ और मेरे अफसर को आ जाने दो। बस उनके आ जाने पर उन्हीं के सामने मैं तुम्हारा इजहार लिखूंगा। उन्होंने ठीक 11:30 बजे यहाँ पहुँच जाने की बात कही थी, पर अब 12 बजा देना चाहते हैं। अस्तु, कोई चिंता नहीं, वे अब आते ही होंगे। मैंने पूछा, आपने अपने अफसर को यहाँ आने का क्यों कष्ट दिया? भाई जी ने कहा, मैंने नहीं दिया, बल्कि इस कष्ट को उठाना स्वयं स्वीकार किया। अच्छा, इस बात को भी तुम सुन लो। बात यह हुई कि कल रात को मैं अपने अफसर अर्थात जासूसी महकमे के छोटे साहब से मिला और तुम्हारा सारा हाल उन्हें सुनाकर मैंने उनसे यूँ कहा कि वह लड़की बिल्कुल बेकसूर है। यह सुनकर उन्होंने मुझसे यूँ कहा कि अच्छा, कल 11 बजे मैं खुद वहाँ चलकर उस लड़की का इजहार लिखूँगा और अगर वाकई वह बेकसूर हुई तो मैं अपनी रिपोर्ट अपने बड़े साहब के पास भेज दूँगा और वे उस रिपोर्ट पर अपनी राय लिखकर हाई कोर्ट के जजों के पास भेज देंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि उस रिपोर्ट पर खूब अच्छी तरह गौर करके हाई कोर्ट उस लड़की को बेगुनाह समझकर छोड़ देगी। भाई जी इतना ही कहने पाए थे कि एक लंबे कद के साहब अंग्रेज आ पहुँचे। उन्हें देखते ही भाई जी और बैरिस्टर साहब उठ खड़े हुए
और जज साहब भी बीच की कुर्सी पर बैठ गए। तो आज की ये किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का तीसरा भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।